तो दोस्तों अपने राजस्थान के उन बेरोजगार युवा साथियों के लिए आज एक बहुत बड़ी बुरी खबर आई है और खबर है ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन को लेके। अब से आगे ओटीआर है वो फ्री नहीं रहने वाला है। इसका मतलब ये है कि अब से आगे आप राजस्थान में किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का आवेदन फॉर्म भरोगे तो भैया उसका शुल्क आपको देना पड़ेगा, जो कि अब तक आप पर लागू नहीं हो रहा था। और इसके लिए भैया दोनों ही भर्ती बोर्ड यानी आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी बोर्ड ने अपना निर्णय वो ले लिया। देखिए जो नया अपडेट है उसकी तो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन इसके साथ साथ अब आपको अपनी एकता दिखानी है, अपना संगठन वो दिखाना है, क्योंकि जब तक आप इसका विरोध नहीं करोगे तो भैया आप पर आर्थिक भार और ज्यादा वो पड़ने वाला है। क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए तो भैया मेरे साथ आपको बने रहना पड़ेगा और पूरी जानकारी आपको यहां पे लेनी पड़ेगी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राजगुरु जी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है या नहीं पता वो तो देखिए मुझे भी नहीं पता है, लेकिन अपने राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने युवाओं को थोड़े दिन पहले एक सौगात दी थी और सौगात ये दी थी यदि कोई भी बेरोजगार युवा साथी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का आवेदन फॉर्म भरेगा तो वो निःशुल्क रहेगा, यानी वो फ्री में भरेगा, केवल एक बार उसको शुल्क देना पड़ेगा। और इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अपने राजस्थान में एक व्यवस्था लागू की गई जिसको ओटीआर कहा जाता है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यदि आपने ओटीआर का एक बार पेमेंट कर दिया, यहां पे सामान्य शुल्क जो सामान्य कैटेगरी का था उनके लिए तो 600 रुपए रखे गए थे और बाकी कैटेगरी के लिए 400 रुपए यहां पे रखे गए थे। यदि एक बार आपने ओटीआर का पेमेंट कर दिया उसके बाद लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी होगी, यानी भविष्य में आप कितने भी जब भी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का फॉर्म भरोगे तो वो निःशुल्क वो रहने वाला है। लेकिन भैया अब इसी ओटीआर की लाइफ टाइम वैलिडिटी पर जियो की तरह खतरा वो मंडराने लग गया। भैया अब ये फ्री है वो नहीं रहने वाला है, क्योंकि इसके लिए दो जो भर्ती बोर्ड हैं अपने राजस्थान के बड़े, एक तो है आरएसएमएसएसबी बोर्ड यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर वाला, और दूसरा है आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर वाला। दोनों ने भैया अपने राजस्थान सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है कि भैया ये ओटीआर का निःशुल्क वाला लफड़ा वफड़ा ना वो बंद कर दो। अब इसका कारण क्या है वो पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पे क्या प्रस्ताव भेजा गया। इधर अगर अपन आरएमएसएसबी बोर्ड की बात करें तो उन्होंने ये प्रस्ताव भेजा है कि भैया सामान्य जो कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनसे तो 300 रुपये वो वसूला जाए और बाकी जो आरक्षित कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनसे 200 रुपये वसूला जाए। और इसके अलावा यहां पे देखिएगा आरपीसी ने जो प्रस्ताव भेजा है राजस्थान सरकार को, उन्होंने ये भेजा है कि भैया देखिए ओटीआर तो ये रखा जाए, लेकिन ओटीआर का जो प्रारूप है वो रेलवे की तरह वो बदला जाए। देखिए रेलवे में क्या होता है कि जब भी कोई एग्जाम होती है तो आवेदन शुल्क है रेलवे बोर्ड एक बार लेता है, और जब कैंडिडेट एग्जाम देके वापस लौट आता है तो उसका जो बचा हुआ शुल्क है कुछ शुल्क काट के वापस से कैंडिडेट के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कुछ इसी तरह से आरपीसी ने अपना प्रस्ताव है राजस्थान सरकार को भेजा है। अब भैया दोनों ही बोर्ड को यहां पे बेरोजगार युवाओं के ऊपर है वो रास नहीं आया। अब उनका क्या कहना है पहले तो वो आप समझ लीजिएगा, फिर अपनी बात है वो रखेंगे। देखिए उनका यह मानना है कि ये जो सर्विस हमें लागू करनी है, क्योंकि ओटीआर यदि यहां पे फ्री रहता है तो जो कैंडिडेट हैं वो परीक्षा देने में रुचि नहीं रखते कि फ्री के चक्कर में वो तो प्रतियोगिता परीक्षा का फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन परीक्षा देने ही नहीं जाते। और जब वो परीक्षा देने नहीं जाते हैं तो इससे राज्य सरकार पे और दोनों भर्ती बोर्ड पे आर्थिक भार वो हो ज्यादा पड़ता है। कैसे, मान लीजिए एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो आप सभी समझदार हो लेकिन फिर भी मेरी बात है मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए दोनों ही बोर्ड को मान लेते हैं कि 1 लाख कैंडिडेट की व्यवस्था करनी है तो इसके लिए उन्हें अलग अलग जगह सेंटर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अलग अलग कर्मचारियों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, गाड़ियों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और भी बहुत सारी हैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो व्यवस्थाएं वो उनको
करनी पड़ेगी। अब बोर्ड ने तो क्या सोचा कि भैया 1 लाख आवेदन हमारे पास आए तो 1 लाख कैंडिडेट एग्जाम देने आएंगे, उस आधार पर उन्होंने व्यवस्था कर दी। लेकिन इस एग्जाम के अंदर मात्र 50,000 कैंडिडेट पहुंचे, लेकिन जो 50,000 की व्यवस्था की उस पर तो बोर्ड का खर्चा होगा ना, जो कि वो नाजायज समझते हैं। इस वजह से उनका यह कहना है कि भैया फ्री के चक्कर में है ये जो बेरोजगार कैंडिडेट है ना, हालांकि वो नहीं कहते हैं कि बेरोजगार है, ये तो हम ही बोल रहे हैं, ये कैंडिडेट रुचि नहीं लेते, उनका तो ये मानना है। इस वजह से उन्होंने प्रस्ताव भेजा है कि भैया ये फ्री का मामला बंद किया जाए। ठीक है, ये तो रही उनकी बात। अब अपन यहां पे अपनी बात रखते हैं। अरे दोनों ही भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, और जितने भी हमारे जो साथी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, देखिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल मीडिया पे जरूर शेयर कीजिएगा, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, क्योंकि जब तक उनके पास ये सूचना नहीं पहुंचेगी, हालांकि देखिए मेरा फर्ज है आप तक के सूचना पहुंचाना, आपको यहां पर जागरूक करना। अगर मैं मेरे तक सिमट रह जाऊंगा, वीडियो लोगों के पास नहीं पहुंचेगी, तो इसका कोई फायदा यहां पर नहीं होने वाला है। अब देखिए दोनों बोर्ड से मैं निवेदन करना चाहूंगा, अरे आखिरकार आपने किस आधार के ऊपर यह फैसला ले लिया। लेकिन इससे पहले एक बात मेरे को यहां पे याद आ गई, वो पहले वो रख देता हूं। देखिए आज से 2-4 दिन पहले यहां पे RSMSH बोर्ड के जो सचिव ना आलोक जी, उन्होंने इसको लेके अपने सोशल मीडिया पे यानी अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट डाली थी इस प्रस्ताव को लेके। और भैया हमारे जो ये बेरोजगार युवा साथी ने, इन्होंने भैया दबा दबा के खूब विरोध किया, और बाद में आलोक जी को है ना भैया अपनी पोस्ट को डिलीट करना पड़ा। तो ये तो है हमारे युवाओं की ताकत। अब इसी ताकत से आपका इसका विरोध भी करना। अब मैं उन दोनों महाशयों से ये पूछना चाहूंगा, चाहे वो अध्यक्ष महोदय हो, सचिव महोदय हो, चाहे वो RPC के हो, चाहे वो RSMSH बोर्ड के हो, भैया आपने किस आधार पे सोच के ये फैसला ले लिया। हालांकि देखिए सभी कैंडिडेट को मैं बताना चाहूंगा, अभी इन्होंने प्रस्ताव भेजा है, सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन सरकार फैसला लेगी, क्योंकि लगातार यहां पे सरकार पर ये प्रेशर बना रहे। हालांकि ये तो कौन होते हैं प्रेशर बनाने वाले, लेकिन उनका दिमाग तो वो डाइट वोट कर देंगे ना ये लोग। तो भैया यहां पे देखिएगा, मैं उनको पूछना चाहूंगा किस आधार पे आपने प्रस्ताव भेजा। अरे ये जो बेरोजगार युवा साथी हैं, एक तो वो पहले से ही यहां पे मरे पड़े, फिर इन पर आप और आर्थिक भार है वो देने जा रहे हैं। अरे किस आधार पे? आपको तो मोटी रकम है मिल रही है, आपको वेतन मिल रहा है, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। ये बेरोजगार है, भाड़ में जाए कुएं में पड़े में क्या मतलब है। अब मैं आपको उपाय बताता हूं। अरे इस फीस को आप लागू करने के बजाय इसमें थोड़ा सा आप अपने कार्यों में करने के तरीकों में यदि परिवर्तन करते तो शायद मेरे ख्याल से ये समस्या आपके सामने नहीं आती। उनका ये कहना है कि भैया लोग उपस्थित नहीं होते हैं परीक्षा देने के लिए। अरे मैं कहता हूं दावे के साथ, मैं अगर आप मेरी बात मान लोगे ना, तो परीक्षा के अंदर 98% उपस्थिति दर्ज करवाने का मैं पूरा भार लेता हूं। अगर फिर नहीं होती है ना तो मेरा नाम बदल देना, मेरे जो कुछ करना चाहते हो आप कर देना, लेकिन सुन लो ध्यान करके। आप बोलते हो ना ये उपस्थिति नहीं होती, 100% है, क्यों नहीं होती? इसका कारण है। कारण ये है कि भैया देखिए, आप अपने सिस्टम को बदलना नहीं चाहते, आप फालतू में इन बेरोजगार युवाओं को परेशान करना चाहते हो। अरे ये अनुपस्थिति का इनका कारण ये है कि जब आप एग्जाम सेंटर देते हो ना, आप 400-400 किलोमीटर, 600-600 किलोमीटर आप एग्जाम सेंटर दे देते हो। अरे कड़ी धूप के अंदर, कड़ी सर्दी के अंदर ये बेरोजगार युवा साथी क्या इतनी दूर जा सकते? अरे उनकी घर की हालत देखो, जैसे तैसे करके उन्होंने अपना फॉर्म तो भर दिया, एक बार शुल्क लगा, फॉर्म भर दिया, उसके पास वहां जाने के पैसे नहीं है तो वो कैसे जाएगा? और इतनी दूर जहां पे कोई साधन नहीं है। भैया कुछ इलाकों में तो यहां पे साधनों की भरमार है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पे लिमिट के साधन है, 2-2, 4-4 दिन पहले वहां पे जाना पड़ता है। तो भैया होटलों में रहने के लिए इन बेरोजगार युवाओं के पास पैसा नहीं है। इसके लिए आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप इनको जो एग्जाम सेंटर है ना, इनके होम डिस्ट्रिक्ट में दो, 30-40 किलोमीटर के एरिया के अंदर। तो अगर जब आप 30-40 किलोमीटर के एरिया के अंदर इनका सेंटर देते हो तो फिर मैं दावे के साथ कह सकता हूं इसमें 98% क्या 99% है लोग इसके अंदर है एग्जाम देने में उपस्थित हो जाएंगे। और आप बोलते हो कि अनुपस्थित हो। अरे आप अपने सिस्टम को नहीं बदलना चाहते, आप इन बेरोजगार युवाओं को परेशान हो करना चाहते हो।
और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे कहते ना कि भी यहाँ पे पेपर लीक हो रहा है। अरे इन बेरोजगार युवा साथियों की वजह से पेपर लीक का मामला नहीं हो रहा है। चाहे वो रिट का मामला देख लो, चाहे वो एसआई भर्ती का देख लो, चाहे वो सेकंड ग्रेड का देख लो, इसमें कौन लिप्त पाए गए हैं? अरे वो बड़े बड़े नेताओं से जुड़े हुए लोग हैं जिनका अपना गिरोह है। अरे खुद आरपीसी के जो कैंडिडेट हैं वो इसके अंदर फंसे हुए। अरे चोरी तो आपके घर से होती है और इल्जाम आप हमारे पे ठोकते हो। ये कहां के न्याय है? अपने आजाद देश के अंदर कौन सी न्याय की बात आप कर रहे हो? अरे क्यों मार रहे हो इन बेरोजगार युवा साथियों को? आपको शर्म नहीं आती इस चीज को करने के लिए? ये कर दे वो कर दे, बस कुर्सी पे बैठ के फैसला ले लेते हो ऐसा करना। अरे हमें बैठाएगा, सिस्टम को बदल देंगे ये युवा साथी। अब बूढ़े बूढ़े लोग आके सिस्टम पे बैठ गए हैं, करने को कुछ नहीं है, पता नहीं है कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है, और फिर ये आप ज्ञान देने यहां पे लग जाते हो। तो ऐसे में ये करने से ऐसा नहीं होगा। इन बेरोजगार युवाओं को मारना है तो वैसे जहर दे के मार दो ना, आप बंद कर दो ना ये पूरा का पूरा सिस्टम, लोग मेहनत कर लेंगे। देखिए क्या होता है, एग्जाम में अनुपस्थिति का कोई एक कारण नहीं होता है, अलग अलग कारण भी हो सकते हैं। मेरी तरह से जैसे मैं ट्यूटोरियल बनाता हूं, फॉर्म तो मुझे 100% भरना ही पड़ता है क्योंकि लोगों को मुझे दिखाना होता है, फिर मैं एग्जाम में नहीं जाता हूं। तो ऐसे में मेरा क्या दोष है? आप कहोगे आप क्यों भरे, आप तो एग्जाम में नहीं दे रहे हो। अरे भैया, जब लोगों को समस्या आती है तो समाधान करने वाला भी तो कोई चाहिए ना। आपने अपने पोर्टल को इस तरह से डेवलप कर रखा है, पता नहीं उसमें क्या क्या कमियां हैं। जब भी आप किसी भर्ती, जो स्पेशल है RSMS बोर्ड वालों को मैं यहां पे कह रहा हूं, भर्ती बोर्ड के जब आप अपने फॉर्म भरे हो ना, एक बार उनके कॉलम देख लो, आप उसके नाम देख लो, लिखने का तरीका देख लो, उसमें क्या क्या सूचनाएं आप मांग रहे हो जिनका कोई मतलब नहीं है। बात करते हैं कि यार हमारा तो एक ही प्रारूप है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सही कर देते हैं। तो अपने सिस्टम को आप सुधारो, लेकिन बेरोजगार युवाओं पर आर्थिक भार है वो आप बढ़ाओ। सिस्टम को सुधारोगे तो बेरोजगार युवा वो पहुंचेंगे। फालतू में मगजमारी करना अच्छी बात नहीं है और सरकार का दिमाग डाइवर्ट करने की आवश्यकता यहां पे नहीं है। और देखिए, मैं भजनलाल सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं हमारे पूरे बेरोजगार युवा साथियों की तरफ से। देखिए, अगर राजस्थान में बीजेपी सरकार आई है तो इन बेरोजगार युवा साथियों की वजह से आई है। आपको पता, मैं कहना चाहूंगा, अगर मैं मेरे मन की बात बताऊं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग है ना, वो तो कांग्रेस के भगत है, लेकिन ये जो युवा साथी है ना, ये इन्होंने बीजेपी को इस देश में खड़ा किया है। और आप हो कि इनको मारना चाहते हो, तो भैया भजनलाल सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, जो भी हमारे शिक्षा मंत्री महोदय हैं, भैया सभी नेताओं से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो प्रस्ताव आपके पास भेजे, भैया इस प्रस्ताव पे कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, अन्यथा भैया बीजेपी सरकार से इन युवाओं का है विश्वास उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इसका जवाब आपको अब तो नहीं होगा कि एक बार तो आपके पास आ गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद है इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। लास्ट में देखिए, कांग्रेस ने इन युवाओं के साथ खिलवाड़ कर दिया और खिलवाड़ करने का नतीजा है जो आप फिलहाल देख रहे हैं। गहलोत जी है वो घर में जाके बैठ गए हैं और अपने भजनलाल जी हैं उनके हालात जाके पूछते हैं कि स्वास्थ्य पानी ठीक है कि नहीं। तो कुछ दिनों के बाद है वो हालात हैं, ये युवा साथी वो आपसे भी पूछेंगे। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। देखिए, मैं यहां पे किसी भी सरकार का विरोधी नहीं हूं, मैं उस सरकार का साथ देता हूं जो सिस्टम को सही सुधारना चाहती है, जो आम जनता की सेवा करना चाहती है, आम जनता की परेशानियों को दूर करना चाहता है। मैं उस सरकार के साथ हूं। मुझे मतलब नहीं है कि मेरा जो पिताजी है वो कौन सी पार्टी का कैंडिडेट है, मेरा जो परिवार है वो कौन सी पार्टी का कैंडिडेट है। मुझे मतलब है सिर्फ मेरे से और इस जहान से कि जो सरकार क्या कर रही है, क्योंकि वो फैसला मैं खुद ले सकता हूं। यह फैसला लेने का अधिकार है मुझे मेरे देश के संविधान में दिया है और मेरे विचार रखने का भी अधिकार मेरे देश के संविधान ने मुझे यहां पे दिया है। तो ऐसे में हाथ जोड़ के निवेदन है सभी नेताओं से कि ये फैसला मत लीजिएगा, इन बेरोजगार युवाओं को मत मारिएगा, ये जीते जी हैं वो मर जाएंगे। और सभी बेरोजगार युवा साथियों को मैं कहना चाहूंगा, देखिए ये जो फैसला ये लेने जा रहे हैं भैया, इसका कड़ा आपको यहां पे विरोध करना है। देखिए, मैं ट्विटर पर रोजाना यहां पे है ट्वीट भी करता हूं इस बार में लेकर के, जब भी कोई नई सूचना आती है हर चीज को लेके। तो भैया एक और मैं यहां पे आप सबके लिए ट्वीट करने जा रहा हूं। हालांकि मेरे कोई ज्यादा फॉलोअर नहीं है, ये फॉलोअर घटाने वाले, ये बढ़ाने वाले, ये सब आप ही हो। जब आप पे एकता दिखाओगे तो शायद आप पर ये आर्थिक भार वो नहीं बढ़ेगा। अगर मैं यहां पे मेरी कहूं तो भैया ये सरासर इनका गलत फैसला है, निःशुल्क है ये व्यवस्था है वो रखी जाए। हां, इतना यहां पे जरूर है देखिएगा कि भी उपस्थिति नहीं होती है। आपकी बात भी यहां पे सही,
मैं ये नहीं कहता कि बोर्ड के सारे ही सिस्टम है वो गलत है, कुछ बातें आपकी सही भी हैं कि आप इतनी जो व्यवस्थाएं करते हो उस पर आपका आर्थिक भार वो बढ़ता है, लेकिन अब इसका मतलब तो ये नहीं कि इसके लिए बेरोजगार युवा साथियों को आप परेशान करते हो। इसके लिए कोई नया तरीका जो मैंने आपको बताया वो भी तो निकाला जा सकता है ना। पेपर लीक का मामला, ये भर्ती का प्रकरण, कोर्ट में जाना, ये सारा पूरा ब्यौरा आपका ही तैयार किया होता है। तो बेरोजगार युवा साथियों को कहना चाहूंगा अपनी ताकत दिखाएगा और खुलकर इसका विरोध कीजिएगा ताकि हमारी सरकार के संज्ञान में आ जाए और हमारी जो सरकार है इन बेरोजगार युवा साथियों के हित में कोई अच्छा सा फैसला है वो ले सके। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, मेरे विचार आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट है वो वीडियो के नीचे वो जरूर कीजिएगा। और इसके लिए आगे हम क्या कर सकते हैं आपके लिए वो भी राय है मुझे जरूर दीजिएगा। और हमारे सभी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके साथ आप जरूर है वो जुड़े रहेगा और इसी तरह से नए नए अपडेट की जानकारी के लिए आप जरूर मेरे साथ हो जुड़िएगा। और जब आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मिलता रहेगा तो हम यूं ही आगे वो बढ़ते रहेंगे। कुछ मैं साथियों को चलते चलते कहना चाहूंगा, देखिए इस हमारे चैनल पे है थोड़े कम सब्सक्राइबर, हमारा जो मेन चैनल है वो राजगुरु जी है, ये राजगुरु जी एडू है जो कि स्पेशली यहाँ पे भर्तियों के लिए मेरे द्वारा बनाया गया है। अब इस पर एक्टिव भी रहेंगे और आपको समय समय पर नई नई जानकारियां वो भी देते रहेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।